हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और समय से आप लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि आप लोग लग जाइए इसमें। ठीक है, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपका उसका आउटपुट के रूप में फल मिलेगा। ठीक है, तो आज जो तीसरा वीडियो है, बिहार स्पेशल का तीसरा लेक्चर आने वाला है। और इस तीसरा लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज से सिलेबस स्टार्ट होगा। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, दो लेक्चर पिछला वाला देखे होंगे। उस दो लेक्चर में हम लोग बिहार स्पेशल में इंट्रोडक्शन क्लास देखे हैं, पूर्ण रूप में बिहार का परिचय देखे हैं। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप उस दोनों वीडियो को, लेक्चर को आप देख लिए होंगे। आज हम लोग बिहार सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे और भी बिहार के सेगमेंट से इतिहास को हम लेकर चलने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से क्लास आते जाएगा, आप लोग को मजा आएगा। ठीक है ना, ध्यान समझना है यहाँ पे। ठीक है, और जल्दी ही मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से ही करंट अफेयर्स भी शुरू करने वाले हैं। करंट अफेयर्स साथ में लेकर चलना बेहद जरूरी है। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट जल्दी जल्दी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना, तो आप सही से इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक देखेंगे, क्योंकि जरूरी है आपको सफलता करने के लिए आपको सही से समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आज का लेक्चर तीसरा है और इस लेक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारत का इतिहास जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से बिहार का भी इतिहास होता है। क्या होता है? जिस प्रकार से भारत का इतिहास होता है उसी प्रकार से बिहार का इतिहास होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि भारत का इतिहास। क्या लिखेंगे? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास नहीं, भारत के इतिहास की तरह बिहार का भी इतिहास होता है। बिहार का इतिहास। ठीक है ना, अब बात रहा कि भारत का इतिहास कहां से कहां तक का। नहीं, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सभी में होता है। उसी प्रकार से बिहार का इतिहास में भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल होता है। तो इसमें अगर देखेंगे, इसको अगर हम तीन खंडों में बांटेंगे तो इसी प्रकार से तीन खंडों में बांटेंगे। नहीं, किस किस रूप में बांटेंगे? तो बोलेंगे कि प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, उसी प्रकार से बिहार का प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। उसी रूप में हम बोलेंगे भारत का मध्यकालीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास। उसी प्रकार से बिहार का मध्यकालीन इतिहास। नहीं, और फिर भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक, फिर बिहार का आधुनिक, बिहार का आधुनिक। समझ रहे हैं? यानी भारत का जिस प्रकार से इतिहास होगा उसी प्रकार से बिहार का भी इतिहास होगा और इसको भी तीन खंडों में हम लोग बांटेंगे। ठीक है ना, जब हम तीन खंडों का बात करते हैं तो इसमें किस से किस सालों तक का बात करेंगे? नहीं, तो मुख्य रूप से मध्यकालीन को जो मानते हैं वो हम लोग 1206 से लेकर 1707 तक को मानते हैं। नहीं, तो जब भारत के मध्यकालीन इतिहास को 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का मानते हैं, तो बिहार के मध्यकालीन में भी वही घटना घटा होगा, उसी ईस्वी तक को मानेंगे। समझ में आ रहा है? तो बिहार के मध्यकालीन इतिहास या भारत के मध्यकालीन इतिहास, इसमें दो खंडों में इसको भी बांट देते हैं। जैसा कि आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था, इसको दो खंडों में बांटते हैं। दो खंडों में किस रूप में बांटते हैं? तो बोले थे कि दिल्ली सल्तनत के रूप में जो शासन चलती है, दिल्ली सल्तनत के रूप में,
और मुगल काल के रूप में। क्या बोलेंगे? मुगल काल के रूप में इसको हम बांट कर देखते हैं। नहीं, इसको अगर देखेंगे तो 200 साल यानी 1526 से लेकर और 1707 तक का बात है। नहीं, और यही 1206 से लेकर यही 1526 तक चलता है। तो ये दो खंडों में इसको बांटते हैं। और इससे पीछे वाला जितना इतिहास है ना, इससे पीछे वाला जितना इतिहास है वो सब को हम क्या में रखते हैं? प्राचीन के इतिहास में। नहीं, भारत के प्राचीन इतिहास या बिहार के प्राचीन इतिहास में। तो ये जैसे हम वैदिक काल को पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं, अलग अलग गुप्त काल को पढ़ते हैं, अलग अलग जो काल को पढ़ते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक काल जो हम मानते हैं, इसको हम मानते हैं आधुनिक काल को, इसके बाद वाला को आधुनिक काल ही मानते हैं। जो अंग्रेज का आगमन जो हो जाता है, अंग्रेज का जो भारत में आगमन हो जाता है, उसके बाद से हम आधुनिक काल के रूप में इसे मानते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि ना रहा है? इसी आधार पर अगर हम बात करेंगे कि भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास जानने के लिए थोड़ा सा हमें मैप के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, वर्ल्ड मैप के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। आखिर स्टार्ट कहां से हुआ? थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास से हम स्टार्ट करते हैं। मैप के आधार पर अगर समझा देते हैं आपको तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा चलते हैं कि मैप के उधर चलते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में। जब हम मैप की ओर चल रहे हैं तो मैप की ओर में देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आप लोग को मैप दिख रहा होगा। ठीक है, मैप दिख रहा है आप लोग को। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा इस मैप में कि ये वर्ल्ड नक्शा का मैप है। ठीक है ना, वर्ल्ड मैप है ये। और ये वर्ल्ड मैप में आप लोग को एक बात तो साफ दिख रहा होगा कि आप लोग को इतना ज्ञान होगा कि कौन कौन सा महाद्वीप है, कौन कौन सा महादेश है। नहीं, तो 7 महादेश है जैसा कि आपको लग रहा होगा। ये यहां से यहां तक, जो यहां से यहां तक आपको माना जा रहा है, ये आपको यहां तक क्या है? एशिया महाद्वीप है। क्या है ये? एशिया महाद्वीप है। यहां से यहां तक दुनिया का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप माना जाता है। और ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है ना, और ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन है? तो बोलोगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, और उसके बाद ये जो महाद्वीप है ये हुआ दक्षिणी अमेरिका। क्या हुआ है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और इसे बोलते हैं, ये अंटार्कटिका है एक महाद्वीप, ये भी है जहां यहाँ मानव नहीं रहता, यानी जीव नहीं रहता है क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका हुआ है। और ये जो है एक यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये एक्चुअली में देश है, लेकिन इसे महाद्वीप के संज्ञा भी दिया जाता है क्योंकि ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अगर देश कोई है तो कौन सा है? तो बोलोगे आप ऑस्ट्रेलिया देश है। ठीक है ना, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से, बड़ा भाई के नाम से इसे बोला जाता है। इसमें खास तौर पर बहुत सारे देश छोटा छोटा है, जैसे न्यूजीलैंड है, पपुआ न्यू गिनी है, ये सब किस में आता है? इसी में आता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि ना? अब थोड़ा सा इसी के आधार पे हम लोग, जैसा कि आप लोग देख लिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा अंटार्कटिका। छठा सबसे बड़ा यूरोप। और सातवां सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया। ये 7 को महाद्वीप है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक और महाद्वीप था जिसका नाम था न्यूजीलैंडिया। उसी के आधार पर न्यूजीलैंड कहा है। तो न्यूजीलैंडिया डूब चुका है, ये ध्यान रखना, अभी नहीं है वर्तमान में। तो हमें ये बताने का मतलब है कि आपको मैप अगर अच्छे से आ रहा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आधा सवाल आपको सॉल्व हो सकता है भूगोल का खास करके, तो मैप आनी चाहिए। भूगोल के साथ साथ हिस्ट्री का भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा चलता हूं इसके आधार पे कि एक्चुअली में थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि हम आधुनिक काल में जाने के लिए थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। कैसे आधुनिक काल में हम घुसे, कैसे अंग्रेज आया, हमारे देश में कैसे व्यापार हुआ, अंग्रेजों कैसे व्यापार किया, या यूरोपीय लोग कैसे व्यापार करने हमारे देश में पहुंच गए, किस आधार पे, क्या भारत की खोज हुआ था या भारत पहले से था, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर ध्यान समझिए, थोड़ा सा हम गहराई से बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, भारत की एक्चुअली में खोज नहीं हुआ था, यूरोप के माध्यम से, यूरोपीय लोगों के माध्यम से भारत को खोजा गया था। हमारे माध्यम से तो भारत को नहीं खोजा गया था, हमारे माध्यम से तो भारत पहले से था। नहीं, अब बात है कि भारत को क्यों खोज रहा था वो? तो व्यापार करने के लिए। क्या इससे पहले व्यापार नहीं हो रहा था?
बिल्कुल हो रहा था, प्राचीन समय में ही व्यापार हो रहा था, प्राचीन समय में भी व्यापार हो रहा था, लेकिन रास्ता अलग था। क्या था यहाँ पे, ध्यान रखना, समझा रहे हैं। ये है यूरोप, ये क्या है, यूरोप भाग है, ये यूरोप का भाग है, यहां से यहां तक, ठीक है। यहां पर माना जाता है कि यूराल पर्वत है, ये क्या है, यूराल पर्वत माना जाता है, रूस में है यूराल पर्वत, तो इसको यूराल पर्वत माना जाता है। यूराल पर्वत से इस पार आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, तो इसको यूराल पर्वत रूस का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो तुर्की सब दिख रहा है ना यहाँ पर, तुर्की, ये सऊदी अरब, इस सब एक समय में ऑटोमन साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है ना। जब हम ऑटोमन साम्राज्य का बात करते हैं तो ये एक्चुअली में ऑटोमन साम्राज्य यहीं पर एक ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है ना, उस समय तुर्की के रूप में उसे नहीं बोलते थे, तो यहाँ पर क्या बोलते थे, एक मुस्लिम आबादी था। ऑटोमन साम्राज्य के रूप में क्या था, मुस्लिम आबादी था, नहीं, और इधर जो आबादी था वो क्या था, इधर जो आबादी था ये यूरोपीय लोग का क्या था, ईसाई के रूप में था, ये सब क्या था, ईसाई के रूप में था। खास करके यहाँ इटली के एक पोप थे, जानते हो, इसलिए के ईसाई धर्म में जो ईसाई धर्म गुरु होते हैं उसे पोप कहा जाता है। क्या कहते हैं, पोप, ईसाई धर्म के गुरु को क्या कहा जाता है, पोप कहा जाता है। तो एक्चुअली में ये जो यूरोपीय लोग थे वो भारत से व्यापार करते थे, ऐसे ऐसे भारत से व्यापार पहले करते थे, ठीक है ना, यानी रास्ता के थ्रू व्यापार करते थे, स्थल द्वारा व्यापार करते थे प्राचीन के समय में। यानी जब अंग्रेज आए हमारे देश में उससे पहले का बात करें कि प्राचीन समय में भारत के साथ वो व्यापार करते थे, मसाला का ही यूज करते थे, मसाला का ही व्यापार करते थे, ठीक है ना। इसलिए ना खोजना चाह रहे थे कि हम मसाला का हम व्यापार करेंगे, क्यों, अब आखिर एक्चुअली में इधर से खोज क्यों किया गया, दूसरा मार्ग क्यों ढूंढा गया। सबसे पहला मार्ग जो है यहाँ पर से ये एक्चुअली में कुस्तुनतुनिया होकर जा रहा था, और यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य जो एक मुस्लिम बहुल बोल सकते हो, मुस्लिम आबादी या मुस्लिम साम्राज्य के रूप में था। तो ईसाई और मुस्लिम एक दूसरे से क्या होता है, चिढ़ता है यहाँ पर, ठीक है ना, एक दूसरे से दुश्मनी के रूप में चलता है, खास करके उस समय से ही चलते आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसको आने से रोक दिया, इसको आने से क्या हुआ, रोक दिया। और ये पोप जो समझते थे ना, जो ईसाई धर्म गुरु होते हो, उस सबको ईसाई धर्म के जितना भी लोग आबादी वहां पर थे या व्यापार करते थे इधर आके, तो बोलते थे कि हमारी जीत होगी, यानी बहुत क्या किए, मोटिवेट किए। किसको मोटिवेट किए, तो बोल सकते हो ईसाई धर्म के लोगों को मोटिवेट किए कि हम इससे जीत जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। हाँ, बहरहाल पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारत से व्यापार क्यों कर रहा था, ध्यान रखना, मसाला का ही क्यों कर रहा था। तो देखो ये यूरोपीय कंट्री जो है थोड़ा सा ठंडा इलाका है, क्या है, ठंडा इलाका हमेशा रहता है, तो ठंडा इलाका में मसाले नहीं होता है, गर्म चीज नहीं होता है। तो जब गर्म नहीं होता है तो यहाँ इसको गर्म गर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, गर्मी अपने आप को गर्म रखने के लिए मसाले खाता ज्यादा है, समझ में ना, ज्यादा बिकता भी है, अभी भी बिकता है, तो इसलिए यहाँ पर से व्यापार कर रहे थे। तो दूसरी बात है, आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया जो यहाँ यहीं पर कुस्तुनतुनिया है, इस कुस्तुनतुनिया का क्या हुआ, दुनिया 1453 में, कब, 1453 में, 1453 में जब इसके साथ लड़ाई हो गया, क्या हुआ, इसके साथ लड़ाई हो गया और कहीं ना कहीं बुरी तरीका से हार गया। कौन हार गया भाई, ईसाई के लोग हार गए, नहीं, ईसाई वाले लोग हार गए, यानी यूरोपीय लोग हार गए, ठीक है ना, हार गए। जब हार गए तो इस कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का कहीं ना कहीं शासन हो गया, तुर्की ने इसको क्या कर लिया, जीत लिया। और जब तुर्की जो जीत लिया तो यहाँ मैन हो गया तुर्की, ये पूरा पर एक तरह से खलीफा के रूप में बैठ गया ये। अब जब तुर्की बाटे ही रास्ता था तो अब इसको तो आना ब्लॉक हो गया, रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, आना ही बंद हो गया। नहीं, जब आना ब्लॉक हो गया तो आप पूरा कहीं ना कहीं जो व्यापार हो रहा था मसाले का पूरा ठप पड़ गया, पूरा बंद हो जाएगा। अब जब बंद हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई, कैसे होगा, फिर कैसे चलेगा, क्योंकि जो यूरोपीय लोग था इसी पर टिका हुआ था व्यापार पे, यानी उसका जो अर्थव्यवस्था था इसी पर मूल रूप से टिका हुआ था। तो इधर से तो बंद हो गया, तो अब था कि भारत में व्यापार तो करना है, तो कैसे करेंगे,
नहीं, व्यापार तो करना है तो कैसे करेंगे, बात समझ में। तो उन्होंने दूसरा मार्ग खोजना स्टार्ट किया, इसको छोड़कर दूसरा मार्ग खोजना स्टार्ट किया। यानी यहाँ के एक स्पेन है, ये स्पेन है, और स्पेन से अटलांटिक महासागर होते हुए ये कहां आया, यहां तक आया। और इधर से ऐसे आना बड़ा मुश्किल, तो ये निकला भारत को खोज के लिए, ठीक है ना, भारत को खोज के लिए निकला। और वो कौन था, बारियो लोमिडो, कौन सा था बोल सकते हो, बार्थोलोमियो डियाज, क्या बोलोगे, बार्थोलोमियो डियाज, इसका नाम क्या था जो निकला था स्पेन से। तो पहला बार जो स्पेन से निकला उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ये जो निकला था 1486 में, कब तो 1486 में यहां पर पहुंचा। तो ये इतना चलने के बाद, यानी लगभग इसको 1 महीना लग गया यहां पर आने के लिए। और साउथ अफ्रीका का सबसे मतलब अफ्रीका में साउथ अफ्रीका जो है, वो साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम पॉइंट को क्या बोलते हैं, बोलोगे कि केप ऑफ गुड होप, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इसको होप था कि हम पहुंचेंगे भारत एक दिन। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, थक गया, और इसको लगा कि मिल तो नहीं रहा भाई, हम बहुत दक्षिण आ गए हैं, यानी बहुत हम दक्षिण आ गए हैं जो मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, यहां तक आने के बाद ये क्या किया, वापस चला गया। ये क्या किया, वापस चला गया, आगे तक नहीं जा पाया, किधर जाएंगे, इसको लग रहा था कि हम बहुत दक्षिण में आ गए, क्योंकि यहां से जो कर रहा था तो डायरेक्ट कर रहा था, तो इसको लगा कि बहुत दक्षिण में आ गए, ठीक है ना। अब एक्चुअली में आगे क्या होता है, तो ये बार्थोलोमियो डियाज ने पहला बार प्रयास किया, लेकिन पहुंच नहीं पाया, भारत को खोज नहीं पाया। तो अब जो है स्पेन से एक और आदमी निकलते हैं जिसका नाम है कोलंबो, क्या नाम है, कोलंबो। अब ये कोलंबो जो निकलता है 1492 में, कब, 1492 में, एक्चुअली उससे पहले निकल जाता है, लेकिन 1492 में पहुंचता है। ये कहता है कि आप बहुत दक्षिण चले गए, उतना दक्षिण जाने का जरूरत नहीं था। तो ये दक्षिण नहीं जाना था, ये इधर जाना था, ठीक है ना, ये इधर जाना था। अब ये इधर आया नहीं, अब ये यहां पर आया, जैसे इसके किनारे पर आया ना, इस अटलांटिक महासागर के, जो आपको उत्तरी अमेरिका दिख रहा है ना, उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर किनार पर आया, तो यहाँ पर इसको क्या मिल गया, एक तरह से कैरेबियन सागर मिल गया, नहीं, क्या बोल सकते हो यहाँ पर, कैरेबियन सागर। अब यहाँ पर एक्चुअली में मैक्सिको के खाड़ी, ये बोल सकते हो कि इसके तट पर पहुंच गया, जहां वेस्ट इंडीज है, नहीं, अभी आज जो वेस्ट इंडीज है ना, उस वेस्ट इंडीज का इसी कोलंबस की वजह से नाम पड़ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ जो आया, तो यहाँ आने के बाद यहाँ पहुंचा, कब, इसके तट पर कब पहुंचा, 1492 में पहुंचा। कौन पहुंचा, कोलंबो पहुंचा। अब ये जैसे ही तट पर आया है, तो इसको लगा कि मिल गया भाई, भारत तो मिल गया, यानी इंडिया मिल गया। तो इसको इंडिया, जब इसको लगा कि इंडिया मिल गया, तो इसके अंदर जैसे ही आया, तो यहाँ पर जितने जो लोग थे, यहाँ पर के जो लोग थे, वो तो काले दिखते हैं, वेस्ट इंडीज को लोग कैसे दिखते हैं, काले। अब ये काले देखकर उसको कुछ अलग सा लगा, मतलब भारत के लोग तो ऐसा नहीं होता है शायद, नहीं, लेकिन ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा सा 1 मिनट समय। चलिए, अब यहां पर हुआ क्या कि कोलंबो यहां पर पहुंच गया, नहीं, ये तटीय इलाका में पहुंच गया। अब जैसे ही तटीय इलाका में पहुंचा, तो इन्होंने देखा कि लोग हैं बहुत ज्यादा काले काले हैं, तो ये सब इससे दूर भागने लगा, क्योंकि काले जो थे लोग इससे दूर है, क्योंकि पूरा गोरे लोग थे, ये सब यूरोपीय क्या था, गोरे लोग थे। इससे क्या हो गया, थोड़ा सा दूर भागने लगे, और ये भ्रमण किया, तो लगा कि इंडिया तो दिख ही नहीं रहा भाई, ये तो इंडिया दिख ही नहीं रहा है। लेकिन उससे पहले ये इसको इंडिया नहीं बोला, क्योंकि वो सोचा कि इंडिया तो इधर है, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया, वेस्ट
क्योंकि पश्चिम में था, यूरोप से क्या है पश्चिम में, तो वेस्ट, और इंडीज बोल दिया, वेस्ट इंडीज नहीं, यानी वेस्ट में जो इंडिया है उसको वेस्ट इंडीज कर दिया। क्या बोल दिया, इंडिया तो मिल गया लेकिन वेस्ट में है, तो इसको क्या बोल दिया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज बोल दिया, नहीं यानी यूरोप से पश्चिम है इसीलिए ऐसा बोला। और इसको यहाँ के आदमी को, यहाँ वेस्ट इंडीज के आदमी को इन्होंने क्या बोला कि लाल आदमी बोला, क्या बोला इसे, लाल आदमी नहीं, क्या बोला ये, रेड इंडियन बोला, इसको क्या बोला, रेड इंडियन, खास करके रेड इंडियन। यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या बोला, रेड इंडियन है, क्योंकि वो काले काले दिख रहा था, लाल लाल दिख रहा था, इसलिए इसको क्या बोला, रेड इंडियन का संज्ञा दे दिया। तो सबसे पहला बात कि जो प्राचीन समय में जो एक तरह से व्यापार हो रहा था वो भारत के साथ या इधर जो एक तरह से बोल सकते हो खास करके भारत के साथ, तो इन्होंने पहला मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग खोजना लग गया, क्योंकि इधर अब तो स्थल से ब्लॉक हो गया पूरा रास्ता, तो दूसरा मार्ग इन्होंने खोजने का स्टार्ट किया। कौन सबसे पहले स्टार्ट किया, बार्थोलोमियो डियाज ने 1486 में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो यहां तक पहुंचा, तो यहां तक तो नहीं मिल पाया। अब क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेन है, सॉरी पुर्तगाली है, अब पुर्तगाली से फिर एक आदमी निकलता है जिसका नाम है वास्को डिगामा। क्या नाम है, वास्को डिगामा, ठीक है ना, वास्को डिगामा निकलता है और ये 1498 में पहुंचता है। कब पहुंचता है, कहां पहुंचता है, तो भारत के केरल तट पर, ठीक है ना। अब इसका बारे में थोड़ा सा इतिहास समझने की कोशिश करो। ये भी जो आता है ना, तो ये भी केप ऑफ गुड होप में पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप में पहुंचता है, यहां तक पहुंचता है ये भी, ठीक है ना। इसको भी 1 महीना लग जाता है, नहीं इसको भी 1 महीना, देखो यहां से तुरंत पहुंच जाता था, उतना भी तुरंत नहीं लेकिन समय लगता है। अब जब समुद्र से जाते हैं तो बहुत समय लगता है, क्योंकि समुद्र में गाड़ी चलना या शिप जो चलता है वो महीनों महीनों 2 महीना तक चलता रहता है, तब जाके एक छोर से दूसरा छोर पर पहुंचता है। क्योंकि आप समुद्र में उतरेंगे ना तो आपको सिर्फ क्या दिखा देगा, जहां पर आप उतर रहे हैं ना, जहां से आप चढ़ रहे हैं ना, तो दूसरा साइड आपको दिखा देगा कि आसमान और पानी एक जैसा मिला हुआ है, दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है। उसी प्रकार से ये इसको 1 महीना तक लग गया, कितना दिन लग गया, 1 महीना तक लग गया। आप देखो यहां पर समझना, ये धीरे से थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां से कहां बढ़ा, यहां आगे बढ़ा, और जैसे ये मेडागास्कर तक पहुंचा, मेडागास्कर तक कौन पहुंचा, तो बोलोगे वास्को डिगामा, वास्को डिगामा कौन पहुंचा, तो वास्को डिगामा यहां तक पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होता है कि भारत से एक व्यापारी आ रहा था, भारत से एक व्यापारी जो व्यापार था, ठीक है ना, अब्दुल मजीद, कौन था, अब्दुल मजीद, यहां पर तैरते तैरते आ रहा था, यानी सीप लेके आ रहा था, अब्दुल मजीद, और ये भी था एक व्यापारी, ये क्या था, भारत का व्यापारी था, और ये कहाँ का था, गुजरात का, गुजरात में अधिकतर व्यापारी रहता है, गुजरात का था। तो इसको लगा कि लुटेरा फुटेरा तो है नहीं, इसको वास्को डिगामा को भी लग सकता है कि क्योंकि इसके इलाका है, हमारा इलाका में है, तो इसको लगा कि लुटेरा फुटेरा तो नहीं है, तो यहाँ पर आया, तो दोनों को एक संपर्क हुआ, दोनों मिले एक दूसरे से और पूछा कि कहाँ से आए हो भाई, तो बोला कि इंडिया से आया। थोड़ा सा इसको मतलब कुछ अलग टाइप का लगा, इंडिया से आया हूं। तो अब ये भी पूछा, ये इनसे पूछा अब्दुल मजीद कहाँ जाना है, तो बोला इंडिया जाना है। कहाँ जाना है, इंडिया जाना है, ठीक है ना। तो किस लिए जाना है भाई, तो बोला कि व्यापार करने के लिए। क्या चीज का व्यापार करने के लिए, तो मसाले के व्यापार करने के लिए। तो ये थोड़ा देर के ये मान गया कि ठीक है हम पहुंचवा देंगे आपको इंडिया, लेकिन उसका कीमत लगेगा, पहुंचाने का कीमत लगेगा, हम ले जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वास्को डिगामा ने क्या कहा कि ठीक है हम पैसा देंगे, बात में क्या कहे, पैसा देंगे। अब देखो वास्को डिगामा जो आए यहाँ पर, तो अकेले थोड़ी ना आए होंगे, बहुत सारे लोग आए होंगे, स्टाफ मिलकर आए होंगे, लेकिन वास्को डिगामा को भारत खोजना था, नहीं एक्चुअली भारत खोजना था, लेकिन और सब जो इसके साथ आए होंगे वो तो काम के हिसाब से आया होगा, उसको ये थोड़ी देखना कि हमें व्यापार करना है उसके आधार पे, उसको एक तरह से रखा होगा कि चलो भाई मेरे साथ चलो, जो तुमको वाजिब होगा सब पैसा मिलेगा, तो आया होगा, अकेला थोड़ी ना कोई कहीं जा सकता है, तो आया होगा, ठीक है ना। तो अब अब्दुल मजीद के साथ ही वास्को डिगामा कहाँ जाता है, तो भारत जाता है। भारत कहाँ जाता है, केरल तट पे जाता है, केरल के तट पे जाता है।
अब यहां पर जैसे ही पहुंचता है तो केरल के जो वहां के राजा थे, वहां के जो राजा थे जहां पहुंचता है उसका राजा का नाम क्या था? तो क्या बोलोगे? जमोरिन। क्या बोलोगे? जमोरिन। यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा था जमोरिन। कौन थे? जमोरिन। ठीक है। अब यहां पर पहुंचने के बाद कब पहुंचता है भाई? 1498 में। तो मुख्य रूप से क्या खोज लेता है? इंडिया। इंडिया इसलिए वास्को डी गामा के अनुसार से इंडिया को खोज हुआ है, हमारे अनुसार से नहीं, भारतीय लोगों के अनुसार से नहीं खोज हुआ। ये यूरोपीय के हिसाब से ये मानता है कि भारत को हमने खोजा है। क्यों खोजा है? क्योंकि दूसरी रूट हमें चाहिए। पहला रूट से तो हो ही रहा था व्यापार, यानी भारत थोड़ी ना हरा गया था, दूसरा रूट के हिसाब से खोज रहा था। ये समझ लो, मतलब व्यापार के दृष्टिकोण से भारत को खोज रहा था, इसलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां तक आपको समझ में आ गया कुल मिला के। तब 1498 में खोज लिया। अब इसके बाद एक्चुअली में यहाँ पर आने क्या चीज का व्यापार करने के लिए आया था? तो मिर्च के लिए। मिर्च समझते हो ना, मरीच, गोलका गोलका जो मरीच होता है काला वाला, उसके लिए आया था व्यापार करने के लिए। अब भाई उतना दूर से मरीच के लिए व्यापार करने आया था, क्यों भाई? तो देखो, एक्चुअली में यूरोप में मसाले की ज्यादा बिक्री होती है, ठीक है ना, मसाले ज्यादा खाता है। क्यों? क्योंकि वहां ठंडा इलाका रहता है, तो गर्म करने के लिए वो खाता है। इतना समझ में आ रहा है कि ना रहा है? तो एक्चुअली में हुआ क्या कि यहां से 1 रुपया का सामान ले जाता था तो उसको 60 गुने बेचता था। नहीं, यानी 1 लाख का अगर सामान ले गया तो उसे कितना कितना रुपया में बेचेगा? यानी समझ लो उसको कितना फायदा होगा? तो 60 लाख रुपया का सामान लेकर चला गया। यूरोप में ऐसे ही बेचता था। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था भारत उसके लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे अब क्या होता है? 1498 के बाद फिर से बहुत सारे पुर्तगाली आता है। तो पुर्तगाली सबसे पहला बार भारत कब पहुंचा? दूसरे मार्गों के तहत। तो बोलोगे कब पहुंचा? तो 1498 पहली बार भारत पहुंचा, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? तो आगे हम लोग चले। आप इतना समझ गए? चलिए, तो जब कोलंबो जो अमेरिका को खोजा, कोलंबो जो अमेरिका को खोजा, तो उसको क्या नाम दिया? वेस्ट इंडीज नाम दिया। आज वेस्ट इंडीज है। तो ये एक देश नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे एक बोल सकते हो कि लैंड है, जिसको मिलाकर वेस्ट इंडीज बोला गया। नहीं, और यहाँ पर रेड इंडियन उसको बोला, इसको क्या बोला? रेड इंडियन का नाम दिया गया। समझ में आ रहा है कि ना? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इसको समझ में आ गया? थोड़ा सा अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको ज्यादा ज्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसा कि मैंने बांट के आपको दिखा दिया कि इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। जैसे भारत के इतिहास को खंड के 3 भाग में बांटते हैं, उसी प्रकार से बिहार के खंड। अब ये कैसे बटाता है? ऐसे तो बहुत लाखों से चलता है, पाषाण युग भी सब है। तो पाषाण युग किस में आता है? क्या इंसान कब से पढ़ना स्टार्ट किया, ये भी देखना पड़ेगा आपको। नहीं तो ध्यान समझो, अगर पूरे इतिहास को हम खंडों में बांटते हैं तो 3 खंडों में बांटते हैं। पूरे इतिहास को, अभी तक का पूरे इतिहास को अगर हम बांटते हैं अलग अलग युग का, तो 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। थोड़ा सा ध्यान समझना, यहाँ पर 3 खंडों में अगर बात बोलेंगे, एक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, काल, इसको प्रागैतिहासिक काल इसलिए नाम दिया गया, इस समय में लोग जो थे इनको लिखने नहीं आता था, लिखने नहीं आता था, ठीक है ना। जब लिखने नहीं आएगा तो पढ़ने कहां से आएगा? तब पढ़ने भी नहीं आता था, तो ना लिखने आता था ना पढ़ने आता था। किस काल का लोगों को? प्रागैतिहासिक काल। ऐसे कौन लोग थे जो नहीं? तो यहाँ पर सिर्फ एक के मुद्दा के लिए ये लोग समझ लो एक तरह से मानव बनवे किए थे, नहीं मानव बन रहे थे। जो ये कौन लोग थे? तब पाषाण कालीन का युग का लोग, पाषाण कालीन का युग, पाषाण पाषाण कालीन के लोग थे, यानी पत्थर युग के बोल सकते हो, पत्थर युग के लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? पत्थर युग के लोग हैं। तो कहने का मतलब प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के लोग थे, और इसलिए इसको लिखने पढ़ना नहीं आता था।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसका एक ही उद्देश्य था कि कैसे भोजन करना है, कैसे खाना खाना है। ठीक है, खाना खाने के बाद फिर से खाना खाना है, यानी एक तरह से शिकार करने के उद्देश्य से करता था। तो इसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसको जो अगर हम रखते हैं, इसको लगभग हम बोल सकते हो कि लाखों वर्ष पूर्व से, लाखों वर्ष पूर्व से हम इसको हम रख सकते हैं। लाखों वर्ष पूर्व का बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरा जो है, दूसरा प्रागैतिहासिक काल में, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल, इसको अलग से हम नाम देते हैं, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। इसको आद ऐतिहासिक काल क्यों बोलते हैं? तो इसमें जो है लिखना तो आ गया था, लिखना तो आ गया था, लेकिन पढ़ना नहीं आ रहा था। लिखना तो आ गया था लेकिन पढ़ना नहीं आ रहा था। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसी काल को हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। आपको के साथ जी, अगर लिखना आ गया था, पढ़ना नहीं आता, तो आप कैसे बोल दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसे कैसे बोल दिए, किस नाम से दे दिए? तो हम इसलिए बोल रहे हैं नाम दे दिए क्योंकि इसको लिखने तो आता था, लेकिन कैसा लिपि में लिखा है जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। कितना रिसर्च कर लिया लेकिन पता नहीं चला कि ये किस भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा हुआ है लिपि, वो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा लिपि है। तो इसलिए कोई नहीं पढ़ पाया, लिखा तो जरूर लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो उस समय के लोगों को पढ़ना आ रहा होगा, उस समय के लोगों को पढ़ना आ रहा, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ पा रहे। यानी एक तरह से इसीलिए बोल रहे हैं कि आदि ऐतिहासिक काल उससे बोलते हैं जिसे लिखना तो आता था लेकिन पढ़ना नहीं आता था। और इसीलिए यहाँ पर इसीलिए हम बोलते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्योंकि उस समय का जब खुदाई हो रहा है अभी भी, तो मिल रहा है कि उस समय कैसी संरचनाएं थे, किस तरह के लोग रहते थे, क्या क्या यूज करते थे। यानी एक तरह से पारिवारिक सामाजिक एक तरह से बन गया था उस समय, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। समझ ना। इसके बाद जो है अगला जो है ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको। 2500 ईसा पूर्व से बोल सकते हो। आइए लाखों वर्ष का अगर हम इसको बात कर दे तो हम बोल सकते हो कि लाखों वर्ष पूर्व से लेकर लाखों ईसा वर्ष, लाखों ईसा वर्ष पूर्व से लेकर, लाखों ईसा वर्ष पूर्व से लेकर बोल सकते हो कि 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक। समझ गया ना, इसको रखा गया है। ऐतिहासिक काल का जब बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में लिखना तो आ ही रहा था और पढ़ना भी आ गया, पढ़ना भी आ रहा था। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी में हम प्राचीन इतिहास को बोलते हैं, इसी में प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, इसी में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, और इसी में आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं। समझ में आया? यानी 3 रूपों में इसको पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को तो प्राचीन इतिहास में वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, नहीं गुप्त काल, मौर्य साम्राज्य, बहुत सारे हम लोग इसमें पढ़ते हैं, साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। उसके मध्यकाल आप लोग समझ में करते हो, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, और उसके बाद आधुनिक भारत, जैसे अंग्रेजों का आगमन यानी यूरोपीय का आगमन के रूप में इसको पढ़ते हैं। सर तो फिर इसको क्या पढ़ते हैं? इसको भी प्राचीन इतिहास बोल सकते हो आप, इसे क्या बोल सकते हो? प्राचीन इतिहास ही बोल सकते हो, यानी पूर्व का बोल सकते हो। ठीक है ना, ऐसा पूर्व का बोल सकते हो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी के आधार पे हम लोग कहां से स्टार्ट करें? नहीं, एक आपको ओरल ऑल ओवर आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि हम वो आपको दिमाग में रहे कि कहां से सर स्टार्ट करिए। तो सिंधु सभ्यता के लोग, यहाँ के लोग कैसे हम पढ़ सके, तो बोल सकते कि ये जो लोग चित्रात्मक था, नहीं वो सबसे भाव चित्रात्मक था। कहने का मतलब चित्र, चित्र बनाकर भी बताता था, चित्र बहुत सारे बनाता था, और इसके आधार पर हमें जो खुदाई हुआ तो उसमें दिखा कि चट्टानों पर चित्र है, किसी गाय का दिखाई दिया, गाय के बछड़े के साथ दिखाई दिया, नहीं अलग अलग एक लोग इकट्ठा रहता था समूह में, नहीं
कैसे लोग इकट्ठा होकर बात करते थे, ये चीज दिखाई देता था। तो इस तरह से पता चलता है कि जिस तरह से भावनात्मक के रूप में इस तरह से हम लोग पहचान पाए इसको। समझ में आ रहा है? आगे चले अब देखिए ध्यान से।